देख रहे थे एक्सरेज। इस एक्सरेज के अंदर हमने ये देखा कि जो मेजर पार्ट्स थे वो थे कैथोड, ये है एनोड, एनोड इज कनेक्टेड विद अ मोटर, और ये है विंडो, और ये पूरी है लेड केसिंग, और ये लेड केसिंग के अंदर है ऑयल ताकि हीट डेसिपेट हो। और इस विंडो से निकली एक्सरेज जो कि पेशेंट पे प्रोजेक्ट करती हैं। ये जो कैथोड, ये एनोड बना हुआ है, ये टंगस्टन का बना हुआ है, क्योंकि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। एक बात ये समझने की है कि लेस देन 1% एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर वो ही कन्वर्ट होती है एक्सरेज के अंदर, और बाकी रेस्ट सारी एनर्जी इन केस ऑफ हीट लॉस हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरे ट्यूब एफिशिएंसी 1% है और 99% उसके अंदर लॉस है। तो क्या उस चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं? किस तरीके से कर सकते हैं? देखिएगा, हमारे पास एक्सरे ट्यूब के अंदर जो मेजर पार्ट है वो है एनोड, कैथोड, उसके साथ मोटर लगी है। तो एनोड और कैथोड के अंदर हम कोई ऐसा अलॉय यूज करें कि जिसकी वजह से एक्सरेज कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में निकल जाए और हीट लॉस कम से कम हो, तो ये अलॉय है। और इसी तरीके से ज़रा देखिएगा, मैंने अभी आपको जो बताया, मैं अभी IEEE एक्सेस पे हूँ, IEEE एक्सप्लोर पे हूँ, और मैंने ये कीवर्ड्स लिखे कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे ट्यूब। तो मेरे पास जर्नल्स, आर्टिकल्स आए 9, कॉन्फ्रेंसेस आई 27। कब से कब तक? 1910 से लेके 2020 तक ह्यूज डिफरेंस। 1910 और 2020 के दरमियान मेरे पास सिर्फ ये आर्टिकल्स हैं, और जो लेटेस्ट आर्टिकल इसका है ये 2018 का आर्टिकल है, 2018। तो इसके अंदर देखिए, डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटेजी फॉर द पावर सप्लाई ऑफ ऑप्टिमाइजिंग थर्मल इफेक्ट्स इंड्यूस इन द एक्सरेज। कौन सी टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी यूज करें ताकि हमारे पास ये थर्मल लॉस कम से कम हो, और यही हम चाहते हैं। और एक्सरेज का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि हर मोडालिटी, हर इक्विपमेंट, रेडियोलॉजी के अंदर जो इक्विपमेंट मोडालिटीज इस्तेमाल होती है उसमें से 80% एक्सरेज बेस्ड है। जो रिमेनिंग है उसके अंदर MRI है यानी मैग्नेटिज्म है, अल्ट्रासाउंड, साउंड है, या गामा रेज है। अगर आप देखें एक्सरेज, फ्लोरोस्कोपी, एनजीओ, इसके अलावा सियाप, ये सारी की सारी प्रिंसिपल इनका एक्सरेज है। तो इन सब के अंदर लॉस के चक्कर हैं, और लॉस को ओवरकम करने के लिए क्या एफिशिएंसी हो, तो वो ये पैटर्न्स हैं। तो ये चीज़ ये बताता है कि इस एरिया के अंदर रिसर्च गैप बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये ट्यूब के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये ग्लास एनवेलप्ड है, ये हमारे पास कैथोड है, ये एनोड है, इससे एक्सरेज निकलती हैं जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक ट्यूब यूट्यूब का लिंक है, इस लिंक के अंदर आप देखेंगे तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि एक्सरेज डेवलप कैसे होती हैं। ना एक्सरेज डेवलप होने के साथ साथ इसकी एक एप्लीकेशन देखें, एक्सरेज आर यूज्ड टू फाइंड एनीथिंग। वो फाइंड ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हो सकता है, वो आउटसाइड ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है। यानी एक्सरेज इज यूज्ड टू फाइंड ट्यूमर, बोन्स, एक्सेट्रा। Similarly, X-rays can used to find the cracks in engine. Metal detector gates के अंदर भी X-rays इस्तेमाल होती हैं। X-rays is used to find anything. वैसे ही समंदर के अंदर पानी में मच्छियाँ, फिशेस कितनी हैं उसको देखने के लिए भी X-rays इस्तेमाल हो सकती है, अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इनका काम है फाइंड करना। चूँकि ये पेनिट्रेट कर जाती है, तो पेनिट्रेशन के पीछे यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंजन है बहुत बड़ा शिप का, उस शिप के इंजन में कौन से पार्ट रप्चर हो गया है, ब्रेक हो गया है। एक तरीका ये है कि उस इंजन को कंप्लीट खोल दिया जाए, जो कि मुश्किल काम है। उससे पहले उसकी इमेज ले ली जाए विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज के कौन सा पार्ट एक्चुअली ख़राब हुआ है, ताकि हम उसको प्रिपेयर करके खोलें और उसको उसी वक्त रिपेयर कर दें। तो ये चीज़ एक्सरेज भी इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। सिमिलरली अल्ट्रासाउंड भी इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलरली एक्सरेज आपके एक आइडेंटिफिकेशन के लिए यानी डायग्नोस्टिक के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा ये ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, रेडिएशंस, एक्सरेज इज रेडिएशन यूज टू ट्रीट कैंसर। यानी रेडिएशंस की वजह से हम हाई डोज ऑफ रेडिएशंस देते हैं ताकि वो कैंसर्स को किल करे
यानी श्रिंक करेगा, सुकराएगा और अल्टीमेटली वो उसे किल कर देगा। तो ये रेडिएशंस यानी एक्सरेज की एक और एप्लीकेशन है विच इज यूज्ड टू ट्रीट, नॉट टू डिस्कवर और नॉट टू आइडेंटिफाई, टू ट्रीट द पेशेंट। ये भी एक्सरेज काम करती है। दोस्तों, हम 3 चीज़ों को देखते हैं एक्सरेज के अंदर। पहली चीज़ कि एक्सरेज बॉडी से पास हो जाए, दूसरी चीज़ वो डिफ्लेक्ट हो या स्कैटर्ड हो, तीसरी चीज़ वो एब्जॉर्ब हो। इस चीज़ को समझने के लिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक्सरेज अगर पास हो जाती हैं इजीली तो वो फिल्म डार्क हो जाएगी। अगर एक्सरेज ब्लॉक्ड हो जाए एक पॉइंट पे आके, यानी वो पेनिट्रेट ना कर सके, तो वो हिस्सा वाइट हो जाता है, यानी वो ब्राइट नज़र आता है। एयर जिसका एटॉमिक नंबर लो है उसके अंदर से इजीली एक्सरेज गेट थ्रू हो जाती हैं, उसकी वजह से वो हिस्सा डार्क नज़र आता है। मेटल जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, या बोन जिसका एटॉमिक नंबर या जो ज़्यादा डेंस है एयर के मुकाबले, इसकी वजह से वो हिस्सा वाइट होता है क्योंकि वहाँ पे एक्सरेज ब्लॉक हो जाती हैं। ये चीज़ यहाँ पे देखें, ये बोन है और ये देखिए ये इलेक्ट्रोड प्लेस्ड हुए हैं। तो चूंकि ये इलेक्ट्रोड एक मेटल के हैं तो यहाँ से एक्सरेज ब्लॉक हो जाती हैं, और ये वायर भी मेटल का होगा, इसके अंदर कॉपर होगा, तो यहाँ से एक्सरेज ब्लॉक हो गई तो ये हिस्सा वाइट आया। सिमिलरली ये इलेक्ट्रोड वाइट आया। मगर इसके साथ अब ये देखिए लंग्स को, तो लंग्स चूंकि इसके अंदर एयर है और एयर का लो एटॉमिक नंबर है, डेंस वीकली डेंस है, इसकी वजह से एक्सरेज इसके अंदर से पास थ्रू हो जाती हैं और ये चीज़ डार्क अपीयर्ड होती है। दोस्तों देखिएगा, हमारे पास 5 बेसिक डेंसिटीज हैं। पहली एयर, फैट, सॉलिड सॉफ्ट टिश्यूज, बोन्स एंड मेटल। इस पिक्चर के अंदर देखें, एयर जो कि लंग्स है, फैट्स जो कि ये शेडेड एरियाज है, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर देखिए ये आपको किडनीज, यहाँ पे कोई विसरास का मौजूद है। वैसे ही बोन तो वेरी ऑब्वियस आपको इजीली नज़र आ रही है। और मेटल, ये देखें ये एक एबनॉर्मल ऑब्जेक्ट है जो इंसान के अंदर इतना कोई स्मूथ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, तो लाजमन ये मेटल ही होगा। इसके अलावा हमने ये देखा कि एक्सरेज पास होती हैं अलग अलग एंगल से बॉडीज के अंदर। वैसे ही हायर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर हायर होता है, वहाँ पे एक्सरेज ज़्यादा ब्लॉक्ड होती हैं, और जहाँ पे एक्सरेज ज़्यादा ब्लॉक होंगी वो हिस्सा ब्राइट नज़र आएगा। लोअर एटॉमिक नंबर जैसे कि लंग्स हैं, उस लंग के अंदर से एक्सरेज पास हो जाएंगी तो इसकी वजह से वो चीज़ डार्क नज़र आएगी। रेडियोग्राफिक एनालिसिस, हम यूजुअली जो एक्सरेज करके ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं उसके अंदर हमें ये 4 चीज़ें नज़र आती हैं, उसकी साइज़, उसका शेप, उसकी पोजीशन एंड उसकी डेंसिटी। इस चीज़ को देख के हम ये कहते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट वर्सेस रिस्क की। द इफेक्ट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन ऑन आवर बॉडीज डिफर अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप्स एंड एनर्जी। इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन रिकमेंड, देखिए एक रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, मोर गुड देन हार्म। हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, नुकसानात हैं। अगर हम कोई पेन किलर खाते हैं तो उसका असर किडनी पे पड़ता है और किडनी पे उसका नुकसान होता है, मगर फिर भी हम क्यों खाते हैं, ये डॉक्टर हमें क्यों प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि मोर गुड देन हार्म। अभी उस सब्जेक्ट को पेन हो रहा है तो वो पेन से अपने आप को रिलीज़ करे, और वो रिलीज़ के चक्कर के अंदर वो टैबलेट खाएगा जिसका एक अपना हार्म है, बट बिकॉज ऑफ द मोर गुड वी रिकमेंडेड। सिमिलरली एक्सरेज करवाना नुकसानदेह है, एक्सरेज के एक्सपोजर में रहना नुकसानदेह है, मगर लोग एक्सरेज क्यों करवाते हैं, क्योंकि मोर गुड देन हार्म। आप एक्सरेज नहीं करवाएंगे और डायरेक्ट सर्जरी की तरफ जाएंगे तो ये रिकमेंडेबल ही नहीं है, डॉक्टर करेगा ही नहीं। तो पहले डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करके एक डिसीजन प्रिपेयर कर लेता है एविडेंस बेस कि इसकी सर्जरी होनी है कि नहीं होनी। सिमिलरली इंडिविजुअल डोज लिमिट फॉर द मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक इज 1 मिलीसीलीव्यूट पर ईयर होना चाहिए। रेडिएशंस आप, मैं, एवरीवन इस प्लैनेट पे जो हैं उनको रेडिएशंस लग रही होती हैं, मगर उसके एरियाज हैं, उसके रेंजेस हैं कि एक साल में एक नॉर्मल इंसान जो हॉस्पिटल नहीं जाता वो 1 मिलीसीलीव्यूट की रेडिएशंस लेगा, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहलाएगी। यानी कुदरत ने, अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर कुछ मिनरल्स ऐसे रखे हैं जिसकी वजह से रेडिएशंस एक्सर्ट होती हैं और वो रेडिएशन अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी में पेनिट्रेट होती हैं। सिमिलरली
जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि फूड के अंदर, फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जो रेडियो एक्टिव फ्रूट है वो है बनाना, केला, बनाना इज़ मोर रेडियो एक्टिव, और वो हम एवरीडे खाते हैं, तो इसकी वजह से वो रेडिएशन भी हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है। और इस रेडिएशन का अपना एक फ़ायदा होगा। रेडियोलॉजिकल कैंसर, रिस्क असेसमेंट, रेडियोजेनिक कैंसर, एलिवेटेड रिस्क इज करंटली ओनली टू दिस। देखिए पॉपुलेशन जो एक्सपोज्ड हों हायर रेडिएशन, तो हायर रेडिएशन से यानी 1 सिलीवूट से ज़्यादा की रेडिएशन पे अगर वो एक्सपोज हों तो उसके अंदर रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो क्या है, वो कैंसर डेवलप हो सकता है उसके अंदर। और कैंसर एक दफ़ा डेवलप्ड हो जाए तो फिर उसको क्योर करने के लिए भी आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अगेन रेडिएशन है। हमने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये देखा था कि रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। विजिबल लाइट, अनविजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, ये सारी रेडिएशन हैं, और उसमें से एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं एक्सरेस। रिस्क फ्रॉम लो डोज रेडिएशन, द फैक्ट दैट द रिस्क कैन नॉट बी डायरेक्टली एस्टिमेटेड एट लो डोज डज नॉट इम्प्लाई दैट द रिस्क डू नॉट एग्जिस्ट। ये याद रखिएगा, ऑल्दो हम ये कहते हैं कि यार लो डोज है एक्सरेस का, मगर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि एक्सरेस उसमें मौजूद नहीं है या उसमें एक्सरेस का रिस्क मौजूद ना हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी कि एक्सरेस ट्यूब में जो एनर्जी दी जाती है पावर अप के लिए, उसमें से 1% यूजफुल एनर्जी है जो कि एक्सरेस में निकलती है और 99% लॉस हो जाते हैं। तो जो 1% है वो 1% के अंदर भी रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो उस रिस्क को ओवरकम करने के लिए हम सेफ्टी पैरामीटर्स भी इस्तेमाल करते हैं। और इस चीज़ को देयर इज़ benefits, यानी there is no restriction on the level of exposure used in medicine, however वो justified हो, यानी आपने एक सब्जेक्ट का सीटी करवाया, सीटी करवाने के बाद हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कोई अलग उसके बॉडी के अंदर से चेंजेस पेशेंट रिपोर्ट करे कि यार मुझे फला कोई चेंजेस महसूस हो रही हैं, तो 1 हफ्ते पहले ही उसका सीटी हुआ है, तो फिर वापस उसका सीटी करें, और सीटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकलती हैं, तो आंसर है यस, किया जाए, क्योंकि ये जस्टिफाइड है। अगर हम सीटी स्कैन नहीं करेंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि इसकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ चेंज हो रही है, और उस चीज़ को क्योर करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन दें। तो ये ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहा है, यानी बी पॉजिटिव, ऑप्टिमाइज करो चीज़ों को। ऑल रीजनेबल स्टेप टेकन मस्ट बी टेकन टू कीप एक्सपोजर लो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रोसीजर। आप वो सारे स्टेप लें जिनकी मदद से रेडिएशन एक्सपोजर कम से कम हो, मगर क्वालिटी ऑफ प्रोसीजर डिस्टर्ब ना हो। ऐसा ना हो कि आप एक्सपोजर करें और फिर कहें कि यार क्वालिटी अच्छी नहीं है इमेज की, वापस एक्सपोज करना पड़ेगा। ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये आपकी गलती की वजह से हुआ है, ये इक्विपमेंट की गलती की वजह से हुआ है। इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की तरफ आती है। इन अदर केस, अगर एक सब्जेक्ट जिसका सीटी हो रहा है या फला कोई दूसरी चीज़ हो रही है, ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर वो बहुत ज़्यादा हिलता है, वाइब्रेट करता है, एक जगह पे ठहरता नहीं है, तो उस केस के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की है, यानी हॉस्पिटल उसे वापस रिजेक्ट कर दे सब्जेक्ट को, क्या हम आपका सीटी या एनजीओ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी बीमारी है या आप स्टेबल ही नहीं हो पा रहे। ये चीज़ बीमारी की वजह से भी हो सकती है, और ये चीज़ एक नेचुरल भी हो सकती है, यानी खुदा ना खास्ता एक छोटे बच्चे को 2 साल के, 5 साल के, 6 माह के बच्चे को अगर सीटी करवानी पड़े तो उसको आप जितना भी समझाएंगे वो स्टेशनरी रह ही नहीं सकता, वो लाजमन वाइब्रेट करेगा, हिलेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ एमआरआई, तो इसके लिए आपके पास एक दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं। वो ये होता है कि बच्चे को एनेस्थीसिया दिया जाता है और बच्चे को पल भर के लिए जितनी देर की स्टडी है उसको बेहोश किया जाता है ताकि स्टडी परफॉर्म हो सके। देखिए ये वही बात है ऑप्टिमाइजेशन की, कि विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोसीजर, जो ठीक लगता है वो करें।
मगर इतना करिएगा कि पेशेंट को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो. मोर गुड देन हार्म इज जस्टिफाइड. सिमिलरली जब हम बात करते हैं MRI की, तो MRI के अंदर भी पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो उसके लिए हम बात करते हैं उसको एनेस्थीसिया दिया जाएगा. तो एनेस्थीसिया देने के लिए एक इक्विपमेंट होता है. अब सवाल ये ठहरता है कि वो जो इक्विपमेंट है एनेस्थीसिया का, वो क्या MRI के अंदर जा सकता है कि नहीं, ये सोचिएगा. बेनिफिट, रेडिएशन डोज लो एज पॉसिबल हो. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिशियन की कि जो के प्रोसीजर ठीक तरीके से होना चाहिए. देयर मस्ट बी अ क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर द एग्जाम, यानी एग्जाम स्टार्ट कब होगा, एग्जाम ख़त्म कब होगा, इसकी इंडिकेशन डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स को पता हो कि अगर हम ये CT करवा रहे हैं तो ये CT का प्रोसीजर कब से कब तक होगा. देयर मस्ट बी एक्सपेक्टेड डायग्नोस्टिक यील्ड, यानी इस प्रोसीजर के बाद लाजमन कोई टेंजेबल बेनिफिट निकल के आए. यानी हम सब्जेक्ट को ये बता सके पेशेंट को कि आपका जब एंजियो हुआ तो इस एंजियोग्राफी के अंदर या एंजियोप्लास्टी के अंदर आपका जो हार्ट वेल्व था, उस वेल्व या जो सप्लाईज थी, उस सप्लाईज के अंदर जो चीज़ प्लाक मौजूद था उसको हमने क्लीन कर दिया है, उसको हमने हटा दिया. यानी एक्सपेक्टेड डायग्नोस्टिक यील्ड होनी चाहिए, तभी मोर गुड देन हार्म आएगा. रिजल्ट शुड बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस डायग्नोसिस एंड मेडिकल केयर. यानी जब एक सब्जेक्ट को आप एनजीओ की तरफ ले जाएं एंजियोप्लास्टी करने के लिए, तो उसको पता हो कि उसके साथ होने क्या वाला है, उसका कंसेंट आपके पास मौजूद हो. ये एंजियोप्लास्टी के अंदर भी होता है, एंजियोग्राफी में भी होता है और एक्सरेज के अंदर भी होता है. जब हम CT स्कैन करवाने के लिए जाते हैं तो वो हमें एक कंसेंट फॉर्म दस्तखत के लिए देते हैं कि इस मशीन पे जाने के बाद आपको एलर्जी नहीं होनी चाहिए, आप प्रेग्नेंट ना हो, आप फला चीज़ें आपके अंदर ना हो. इस बात को तस्दीक करें और इस फॉर्म पे सिग्नेचर करें और कहें कि अगर ड्यूरिंग स्टडी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके लिए इदारा अस्पताल रिस्पॉन्सिबल नहीं है. क्योंकि हम डॉ हॉस्पिटल के अंदर में था तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा ये बात निकली, किसी साहब ने ये कहा कि एक सब्जेक्ट जिनको एलर्जी थी और उन्होंने CT के लिए आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे एलर्जी नहीं है, और उनको जब CT स्कैन परफॉर्म किया तो ड्यूरिंग स्कैनिंग उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था. क्योंकि उनको एलर्जी थी, उन्होंने कहा ये बताया नहीं जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है. मगर वो मसले वाली बात थी क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशनल है उन्होंने ये बात आपके सामने लिखी थी कि आपको एलर्जी ना हो और आपने उसका कंसेंट लिया था, और आपने अगर झूठ बोला है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट पे आती है, सब्जेक्ट पे, पेशेंट पे आती है, इदारे की तरफ नहीं आती. मगर मोर गुड देन हार्म का कॉन्सेप्ट है.